ज्वाला द्वीप पार्ट 1। धवलगिरी राज्य नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। इस समय यहाँ राजा तारकेश्वर का शासन था। राजा के दो पुत्र थे, शूरसेन और चित्रसेन। ज्येष्ठ शूरसेन 25 वर्ष का हो चुका था और कनिष्ठ चित्रसेन की आयु अभी 18 वर्ष की थी। एक रोज़ सुबह ही सुबह दोनों राजकुमारों ने अपने अनुचरों को साथ लिया और शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। अभी वे जंगल में कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। घोड़ों पर सवार दोनों राजकुमार हिरणों का पीछा करते हुए उन पर बाण चलाने लगे। वे इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे कि उनके अनुचर बहुत पीछे छूट गए और वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक उन्हें एक झाड़ी के पीछे शेर की दहाड़ सुनाई दी। दोनों राजकुमार उस गर्जन की दिशा में मुड़ गए और बाणों का प्रहार करने के लिए तैयार हुए। तभी दो सिंहों ने उछलकर उन पर हमला कर दिया। सिंहों को देखते ही घोड़े बिदक कर पीछे मुड़े और तेज गति से अंधाधुंध भागने लगे। कुछ दूर निकल जाने पर छोटे राजकुमार चित्रसेन ने अपने घोड़े की लगाम खींची, पर घोड़ा तब भी न रुका और तीर की तरह पेड़ों के बीच से भागता रहा। कुछ देर में वह एक पहाड़ी प्रदेश में पहुंचकर रुक गया। उनके मुंह से फेन निकल रहा था। आखिर गिरकर उसने दम तोड़ दिया। चित्रसेन थककर चूर हो गया था। उसने अपने बड़े भाई की खोज में चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, पर चारों तरफ भयानक सुनसान था। राजकुमार समझ गया कि वह अपने अनुचरों और भाई से अलग हो जंगल में बहुत दूर निकल आया है। उस पूरे इलाके में ऊंचे घने वृक्ष थे, जिसके कारण अंधेरा छाया हुआ था। वृक्षों की टहनियों पर बंदर उछल कूद रहे थे। तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी और बड़े बड़े सांप डालों से लटक रहे थे। इस पूरे प्रदेश की भयावहता के बीच चित्रसेन एकाकी और भयभीत खड़ा था। वह समझ गया कि वह न केवल अपने परिजनों से दूर निकला आया है, बल्कि यह इलाका मानव की पहुंच से भी परे है। घोड़ा मर चुका था। अब धवलगिरी नगर में उसे पैदल जाना होगा। उसे यह भी पता नहीं था कि उसका अपना नगर किस दिशा में है। चित्रसेन अपनी इस असहाय हालत पर दुखी होता हुआ वहां से चल पड़ा। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा झरना बह रहा था। झरने का स्वच्छ जल देखते ही उसे अपनी प्यास का स्मरण हो आया। वह लपक कर वहां पहुंचा और उसने झरने की शीतल मीठे जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर चित्रसेन ने कुछ देर विश्राम किया। फिर झरने के किनारे बैठकर वह अपने भावी कार्यक्रम के बारे में विचार करने लगा। वह सोचने लगा कि शायद उसका भाई शूरसेन भी सिंहों के जबाड़ों से बचकर भाग निकला होगा। हो सकता है उसका घोड़ा भी इसी प्रदेश में आया हो और शूरसेन इस घने जंगल में उसे ढूंढता हुआ भटक रहा हो। यह विचार के आते ही चित्रसेन उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्ला उठा, भाई शूरसेन, भाई शूरसेन। चित्रसेन की पुकार जंगल और पहाड़ की गुफाओं में गूंजकर वापस लौट आई। तभी झरने के उस पार की एक गुफा से उसे ये शब्द सुनाई दिए, तुम कौन हो? मुझे इस प्रदेश में पहली बार मानव का कंठ स्वर सुनाई दे रहा है। बेटा, तुम भाग्यशाली हो। आओ, मेरे पास चले आओ। गुफा से आ रही इस आवाज़ को सुनकर चित्रसेन चौंक उठा। फिर हिम्मत बांधकर कुछ कठोर स्वर में बोला, तुम कौन हो? राक्षस हो या नरमांस बख्शी किरात हो? गुफा से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपनी तलवार के घाट उतारूंगा। चित्रसेन की बातें समाप्त ना हो पाई थी कि गुफा के भीतर कोई विचित्र और मधुर हंसी हंसा। फिर चित्रसेन ने गुफावासी को यह कहते हुए सुना, बेटा, तुम अत्यंत साहसी हो। मैं तुम जैसे किसी साहसी व्यक्ति की प्रतीक्षा में हूँ। मैं ना किरात हूँ, ना राक्षस, और ना तो कोई साधारण मनुष्य ही हूँ। मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ। कठिन तपस्या करके मैंने कुछ प्राप्त किया है। वह अनमोल वस्तु मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे साहसी और वीर युवक की मैं प्रतीक्षा कर रहा था।
यह तुम्हारा सौभाग्य था कि तुम सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए हो। यह वस्तु तुम ग्रहण करो। आओ, मेरे पास आओ। चित्रसेन ने सोचा, अगर उस गुफा में राक्षस है तो उससे बचकर निकलना असंभव है। इसलिए मैं उससे लड़ूंगा और अपने क्षत्र धर्म का पालन करूंगा। अगर गुफा में सचमुच ही किसी सिद्ध का वास है, तब तो लाभ ही लाभ है। मैं उनके दर्शन कर अपना जीवन सफल करूंगा। इस प्रकार दोनों तरफ से मैं अपना कर्तव्य करने वाला साबित हो जाऊंगा। क्षत्रिय को विपत्तियों से जूझने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चित्रसेन ने कुछ निर्णय कर म्यान से अपनी तलवार निकाली और घुटनों तक पानी वाले उस झरने में उतरकर उस पार पहुंचा। पहाड़ के उस हिस्से में अनेक गुफा के मुख दिखाई दे रहे थे, इसलिए चित्रसेन समझ नहीं पाया कि उसे किस गुफा की तरफ बढ़ना है। वह एक गुफा के निकट गया और भीतर झांक कर देखने लगा। तभी उसे पास की एक गुफा से ये शब्द सुनाई दिए, बेटा, डरो मत, इधर मेरे पास चले आओ। चित्रसेन ने कसकर अपनी तलवार पकड़ ली और उस गुफा के सामने पहुंचा जहां से आवाज़ आई थी। उसने गुफा को भीतर झांक कर देखा तो उसे एक सिद्ध पुरुष का दर्शन हुआ। उनकी दाढ़ी एवं सिर के बाल श्वेत थे। वे एक समतल शिला पर बैठे हुए थे। गुफा के ऊपर पीछे की तरफ के हिस्से में शिला का थोड़ा सा भाग हटा हुआ था और छत में कुछ छिद्र थे। इस कारण सूर्य की कांति छन छन कर अंदर आ रही थी और गुफा में प्रकाश ही प्रकाश था। वृद्ध तेजस्वी सिद्ध पुरुष को देखकर चित्रसेन को अपने व्यवहार पर खेद हुआ। उसने तलवार म्यान में रखी और सिद्ध के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विनयपूर्वक बोला, महाशय, मेरी दुष्टता को क्षमा करें। सिद्ध ने मंदहास कर कहा, बेटा, तुम उत्तम क्षत्रिय प्रतीत होते हो। मैंने 60 वर्ष तक इस स्थान पर तपस्या की है और उसका फल भी प्राप्त किया है। पर अब मेरा समय आ गया है। अपने तपस्या सिद्धि फल को अनुभव करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। जो मुझे मिला है उसे साधने में मेरी आयु क्षीण हो गई है। मैं आज आधी रात में अष्टमी के चंद्र के अस्त होते ही मृत्यु का वरण करूँगा। मेरे पास एक अपूर्व चीज़ है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उसे किसी योग्य पात्र को सौंप सकूं और सुखपूर्वक प्रयाण करूं। आज तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य मेरे पास खींच लाया है। लो, यही वह चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यह कहकर सिद्ध महाशय ने अपनी बगल में रखी बांसे की टोकरी चित्रसेन के हाथों में थमा दी। चित्रसेन ने टोकरी लेकर महाशय को फिर से प्रणाम किया और वह बड़ी उत्कंठता से उसके ढक्कन को खोलने लगा। फिर सिद्ध ने पास रखे अपने दंड से टोकरी के ढक्कन को कसकर दबा दिया। फिर बोले, बेटा, तुम जल्दी मत करो। यह स्थान टोकरी का ढक्कन खोलने का नहीं है। तुम इस ढक्कन को उस स्थान पर खोलना जहाँ तुम अपनी स्थायी निवास स्थान बनाना चाहते हो। वह तुम्हारे लिए हितकारी होगा। तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से याद रखो ताकि तुम अपने कार्य में सफल हो सके, क्योंकि लोग जल्दबाजी में आकर कभी कभी हाथ आई सफलता से वंचित रह जाते हैं। समझे? राजकुमार चित्रसेन ने सिद्ध के आदेश पर स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। फिर विनयपूर्वक स्वर में बोला, महाशय, आपके इस कृपा के लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आप मुझसे जो भी सेवा शुश्रूषा चाहते हैं, मैं करने के लिए प्रस्तुत हूँ। चित्रसेन की बालसुलभ बात सुनकर सिद्ध के मुख पर हास्य छा गया। वे बड़े मधुर स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारी नम्रता और भक्ति भावना से मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं अब चंद घड़ियों का मेहमान हूँ। ऐसी स्थिति में तुम मेरी क्या सेवा कर सकते हो? पर मैं तुमसे एक छोटा सा काम लेना चाहता हूँ। तुम अब यहाँ से चले जा रहे हो। गुफा से बाहर निकलने के बाद तुम गुफा की पूर्वी दिशा में जो कोणाकृति वाली एक शिला है, उसे नीचे खींच देना। बस यही एक प्रत्युपकार तुम मेरे लिए कर सकते हो। चित्रसेन ने सिद्ध को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकला। जैसे कि सिद्ध ने बताया था, उसने पूरब की उस कोणाकृति वाली शिला को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और नीचे खींच दिया। दूसरे ही क्षण भयंकर ध्वनि हुई और सारा पहाड़ उस आवाज़ में गूंज उठा। वह शिला गुफा के मुखभाग पर आकर इस तरह
ढक्कन की तरह लग गई कि गुफा के अस्तित्व का कोई निशान ना रहा। चित्रसेन कुछ देर अभिभूत सा वहाँ खड़ा रहा। फिर वह धीरे धीरे झरने की तरफ बढ़ा। उसने झरने को पार किया और वन में प्रवेश कर आगे चलने लगा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि राजधानी पहुंचने के लिए किस दिशा से आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी वह जिधर देखता कि मार्ग कुछ सुगम है उधर बढ़ जाता। घने वृक्षों के नीचे से निकलना उसके लिए कभी कभी कठिन हो जाता। कुछ देर तक चलते रहने के बाद उसने अनुभव किया कि अब सूरज के डूबने में देर नहीं है। उसे भूख भी लग रही थी। थका हुआ चित्रसेन वन में कुछ दूर और चला। उसने देखा कि धरती धीरे धीरे ऊंची होती जा रही है। सायास चढ़ता हुआ वह एक ऐसे प्रदेश में पहुंचा जहां पर पेड़ नहीं थे। लेटकर उसने आंखें मूंद ली। तभी उसे सिद्ध की दी हुई उस टोकरी की याद आई। उसने उसे टटोला। चित्रसेन के मन में प्रबल इच्छा हुई कि वह इस टोकरी को खोल दे। वह सिद्ध की दी हुई उस अपूर्व अनमोल वस्तु के दर्शन करना चाहता था। वह सिद्ध की चेतावनी को पूरी तरह भूल गया। चित्रसेन उठा और उसने बड़ी व्यग्रता से वह टोकरी उठाकर उसका ढक्कन खोल दिया। वह उसके भीतर झांकने लगा। तत्काल उसकी आंखों में चकाचौंध हुई और क्षण भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। क्षण भर बाद आंखें खोलकर वह देखता क्या है, उसके सामने आसमान को छूने वाला एक भवन है और वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। यह अद्भुत दृश्य को देखकर चित्रसेन चित्रलिखित रह गया। दूसरे ही क्षण उसे सिद्ध की चेतावनी याद आई। वह यह सोचकर दुखी होने लगा, ओह, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। इस महारण्य के बीच यह दिव्य भवन मेरे किस काम का है। यह भवन अगर धवलागिरी में होता तो इसकी कैसी शोभा होती। मैंने अपनी मूर्खता और जल्दबाजी के कारण सिद्ध के उपकार को व्यर्थ कर दिया है। तभी चित्रसेन को उस वन में हा हा हो हो की ध्वनि सुनाई दी। देखते देखते ही सारा वन कंपित होने लगा। वृक्ष इस तरह झूमने लगे मानो तूफान आया हो। चित्रसेन कुछ समझ नहीं सका कि क्या हो रहा है। तभी उसने देखा एक राक्षस अपने दोनों हाथ से रास्ते के वृक्षों को गिराता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। चित्रसेन उठ खड़ा हुआ। उसने म्यान से तलवार खींच ली और राक्षस का सामना करने के लिए तत्पर हो गया। राक्षस विकटाट्ठास करता हुआ चित्रसेन के निकट आया और गरज कर बोला, अरे दुस्साहसी, तेरी इतनी हिम्मत! इस उग्राक्षक को देखकर ही मनुष्य डर के मारे दम तोड़ देता है और तू तलवार खींचकर मेरे सामने खड़ा हो रहा है। ऐसा मनुष्य तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह कहकर उसने पीछे मुड़कर देखा। फिर पूछा, बता, क्या इस घरौंदे को तूने बनाया है? हाँ, मैंने ही बनाया है, चित्रसेन ने अविचल स्वर में उत्तर दिया। उसका जवाब सुनकर राक्षस पुनः अट्टहास कर उठा। फिर डपट कर बोला, क्या इस जंगल को तुम्हारे फरदादा ने अपनी सींच कर उगाया था? तुमने इस स्थान पर मेरी अनुमति के बिना मकान कैसे बनाया? जानते हो, यह जंगल उग्राक्षस का है। सावधान, मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे घर को बुलंदों की तरह एक साथ पहाड़ के उस पार फेंक दूंगा। यह कहकर राक्षस झुका और चित्रसेन को पकड़ने के लिए उद्यत हुआ। चित्रसेन राक्षस की पकड़ से बचकर बोला, उग्राक्षस, जल्दबाजी में न आओ। अगर मैंने यहाँ एक भवन खड़ा कर लिया है तो इससे तुम्हारा क्या नुकसान है? अगर तुम चाहो तो मैं इस भवन तुम्हारे लिए छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। यह सब चालाकी की बातें मत करो। मेरे इस अरण्य में तुमने मेरा तिरस्कार करके यह महल बनाया है। फिर भी मैं तुम्हें प्राणों की भिक्षा दे सकता हूँ, अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो, उग्राक्षस ने कहा। कैसी शर्त? चित्रसेन ने पूछा। तुम अपने इस महल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम्हें अपने संतानों में से ज्येष्ठ पुत्र को 18 वर्ष के उम्र में मुझे अर्पित करना होगा। बस यही मेरी शर्त है, उग्राक्षस ने कहा। राक्षस की शर्त चित्रसेन को बड़ी विचित्र लगी। वह सोचने लगा, अभी तो उसका विवाह भी नहीं हुआ है, आगे की कौन जाने। ऐसी हालत में राक्षस की शर्त को मान लेने में नुकसान ही क्या है। इस समय तो किसी तरह इसके चंगुले से प्राण बचे। सब सोच समझकर चित्रसेन ने राक्षस से कहा, उग्राक्षस, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ। मेरा ज्येष्ठ पुत्र जब 18 वर्ष का होगा
तब तुम उसे बिना किसी बाधा के ले जा सकते हो। मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय अगर किसी को वचन देता है तो उसका पालन अवश्य करता है। तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। चित्रसेन का जवाब सुनकर राक्षस फूला न समाया। वह बोला, सुनो, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ, पर याद रखो, तुमको अपने वचन का पालन करना होगा। और वह यह कहकर वहाँ से चला गया। उग्राक्ष जंगल के घने वृक्षों के बीच ओझल हो गया। उसके प्राण बच गए थे। अब उसके सामने यह सवाल था कि वह इस जंगल से निकलकर किसी तरह धवलगिरी नगर पहुंच जाए। इसी विषय पर विचार करता हुआ चित्रसेन उठ खड़ा हुआ और उसने पश्चिम दिशा में दृष्टि डाली। सूर्यास्त होने अब थोड़ी ही समय बच रहा था। उसकी आंखों के सामने गगनचुंबी एक विशाल भवन खड़ा था, जिसकी बुर्जी पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। पूरा भवन अस्त होते सूर्य की लालिमा में एकदम चमाचम दमक रहा था। आह, कैसा सुंदर भवन है! कहीं इसके अंदर जंगली जानवर, उल्लू और चमगदड़ तो वास नहीं कर रहे हैं? अभी चित्रसेन ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि उसे हठात पीछे से यह पुकार सुनाई दी, महाराज! यहाँ महाराज कौन है? इस जंगल में यह मानव स्वर कैसा? चित्रसेन सोच में पड़ गया और उसने विस्मय भाव से पीछे मुड़कर देखा। उसे कीमती वस्त्र धारण किए 3 व्यक्ति और उनके पीछे कुछ सैनिक दिखाई दिए। इस विचित्र दृश्य को देख चित्रसेन कुछ कहने को हुआ, पर आगे खड़े उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आगे आया और चित्रसेन के सामने झुककर बोला, महाराज, आप देर तक राजभवन ना लौटे तो हम जंगल में आपको खोजने के लिए निकले। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ आपसे भेंट हो गई। मैं महाराज हूँ? आश्चर्यचकित हो चित्रसेन ने पूछा। चित्रसेन का यह सवाल सुनकर उसे महाराज संबोधित करने वाला व्यक्ति झट पीछे मुड़ा और दूसरे व्यक्ति से व्यग्रतापूर्वक बोला, सेनापति, मालूम होता है महाराज काफ़ी थक गए हैं। कहार कहाँ है? उनसे तुरंत पालकी लाने को कहो। मंत्रीवर, वे वृक्षों की ओट में खड़े आपको आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। यह कहकर सेनापति वहाँ से निकलकर कुछ दूर गया। फिर जोर से ताली बजाई। इस संकेत के उत्तर में ये शब्द सुनाई दिए, हुजूर, हम आ रहे हैं। फिर 4 बलिष्ठ कहार पालकी लिए वहाँ आ पहुँचे, जहाँ मंत्री आदि से घिरा चित्रसेन खड़ा हुआ था। सेनापति ने आदरपूर्वक जिसे मंत्रीवर कहकर पुकारा था, वह व्यक्ति श्रद्धापूर्वक चित्रसेन के निकट गया और झुककर बोला, महाराज, मैंने पालकी मंगवाई है, आप इस पर सवार हो जाइए। कहार लोग आपको इसी समय इतनी सावधानी से महल के शयन कक्षा में पहुंचाएंगे कि आपको किसी प्रकार का कष्ट न होगा। मंत्री की बातें सुनने पर चित्रसेन को सचमुच ही अपने श्रम की याद आ गई और अचानक इसे इतनी थकान की महसूस हुई कि वह एक भी कदम आगे रखने की स्थिति में नहीं रह गया। वह चुपचाप पालकी पर चढ़ गया। मंत्री ने कहारों को निर्देश दिया, ठीक है, अब तुम लोग जाओ। इस बीच एक और व्यक्ति से कहा, कोषाध्यक्ष जी, इस वक्त महाराज को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। इस समय उनसे कुछ ना कह जाए। इस विषय में सुविधानुसार उनसे चर्चा की जाएगी। पालकी में आसीन चित्रसेन मन ही मन सोचने लगा, ओह, मेरे लिए राजमहल ही नहीं बल्कि मंत्री, सेनापति और कोषाध्यक्ष भी है। थोड़ी ही देर में कहारों ने चित्रसेन को महल के ऊपरी मंजिल के एक विशाल कक्ष में उतार दिया। चित्रसेन ने देखा, कक्ष में हंसतूलिका तल्प, मुलायम गद्दे व स्पर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछी है। चित्रसेन जितनी ही देखा उसे यह आश्चर्य और संदेह होता कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। उसे इस बात का स्मरण हो आया कि वह किस प्रकार विपदाओं से बचा हुआ यहाँ पर आ पहुँचा। वह एकदम निराश हो चुका था कि उस निर्जन प्रदेश में संघर्ष करता हुआ वह क्या अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ऐसी स्थिति में वह न केवल सुरक्षित बच निकला है, बल्कि उसका भाग्य भी प्रबल होता दिख रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? इन्हीं विचारों में वह डूबा हुआ था। अंत में उसे सिद्ध की महिमा पर पूरा विश्वास हो गया। उसे समझ लिया कि जो महान सिद्ध एक छोटी सी बांसी की टोकरी में इतना विशाल भवन छिपा रख सकता है, वह निश्चय ही उसके लिए मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष तथा अनेक सेवकों का प्रबंध भी कर सकता है। यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
चित्रसेन अपना उपकार करने वाले सिद्ध के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। दोपहर से ही भूख सता रही थी, इसलिए उसने संतुष्टि के साथ भरपेट भोजन किया। इसके बाद वह पलंग पर लेटकर भविष्य के कार्यक्रम के बारे में विचार करने लगा। विचारों में खोया वह कब सो गया उसे नहीं मालूम। जब उसकी नींद खुली तो वह देखता क्या है, खिड़कियों से सूर्य की कोमल किरणें कक्षा के अंदर आ रही है। इस अपूर्व महल में बिताई गई उसकी यह पहली रात अत्यंत आनंदपूर्वक बीती थी। वह उठा और उसने प्रातःकाल का कृत्य समाप्त किया। वह कक्षा से बाहर आ ही रहा था कि द्वार पर मंत्री से भेंट हो गई। मंत्री ने चित्रसेन को अभिवादन कर पूछा, महाराज, मैं समझता हूँ कि आपने रात्रि में सुखाशयन किया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राज्य से संबंधित कुछ मुख्य बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। वास्तव में चित्रसेन को राज्य तथा शासन से संबंधित समस्याओं के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। अभी धवलगिरी पर उसके पिता का शासन था। उसका बड़ा भाई शूरसेन युवराज था। चित्रसेन छोटा होने के कारण अत्यंत लाड़ प्यार से पाला था और राज्य की किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त था। उसने शासन संबंधी किसी भी कार्य में कभी कोई रुचि नहीं ली थी। जब मंत्री ने उससे शासन संबंधी चर्चा करनी चाही तो उसे अकस्मात अपने माता पिता का स्मरण हो आया। वह सोचने लगा, अगर भाई शूरसेन सकुशल राज्य में पहुंच गए होंगे तो उसके माता पिता अब उसके बारे में बहुत ही चिंतित हो रहे होंगे और उसकी कुशल क्षेम के लिए यत्न कर रहे होंगे। इसलिए सबसे पहले उसने धवलगिरी को अपना कुशल समाचार भेजना चाहा। चित्रसेन ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, धवलगिरी राज्य के बारे में तो आपको पूरी जानकारी होगी ही। आप तत्काल महाराजा तारकेश्वर के पास मेरी कुशल सूचना भिजवाने की व्यवस्था कीजिए। अन्य बातों पर हम सुविधानुसार चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ा भी विलंब न होने पाए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी सूचना भिजवा देता हूँ। इस वक्त खजाने में जो धन है, आभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं हैं, कोषाध्यक्ष ने आपकी पूरी सूची बना रखी है। क्या मैं अभी कोषाध्यक्ष को यह आदेश भेज दूं कि वह सूची लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाए? कोषाध्यक्ष को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र सूची यहाँ पर भिजवा दीजिए। इससे मुझे पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर मैं उनको यहाँ पर बुलवा लूँगा, चित्रसेन ने कहा। कुछ देर बाद सेवकों ने एक विस्तृत सूची चित्रसेन के हाथों में सौंप दी। खजाने के धन की सूची और रत्न, हीरे तथा मणिमाणिक्य का पूरा विवरण पढ़कर चित्रसेन कर्तव्य विमूढ़ हो गया। इतना धन तो उसके पिता के कोषागार में भी नहीं था। उसके मन में इस बात का अहम जाग उठा कि वह सहसा किसी प्रकार के श्रम व यत्न के इतने विशाल एवं संपन्न देश का स्वामी बन बैठा है। उस शाम चित्रसेन कोषाध्यक्ष के साथ खजाने के धन एवं अमूल्य आभूषणों का निरीक्षण कर रहा था कि तभी दूत ने आकर सूचना दी कि महाराज तारकेश्वर पूरे परिवार के साथ आ पहुँचे हैं और वे उनसे मिलने को आतुर है। यह समाचार मिलते ही चित्रसेन निरीक्षण का कार्य छोड़कर महल के आगे उनके स्वागत के लिए आया। महाराज तारकेश्वर अपने पुत्र को सकुशल सामने खड़ा देख आनंद विहल हो उठे। उन्होंने आगे बढ़कर चित्रसेन को गले लगा लिया। फिर कहा, बेटा, सुरसेन ने मुझे जब सारा हाल सुनाया तो मैं तुम्हारे जीवन के बारे में निराश हो गया था और सोच रहा था कि तुम किसी वन पशु का आहार बन गए हो। पर तुम्हें एकदम विपरीत स्थिति में देख मैं असीम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ के कर्मचारियों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ के राजा हो। क्या यह बात सही है? यह अद्भुत महल क्या तुम्हारी है? मुझे शीघ्र बता दो, यह सब कैसे हुआ? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? चित्रसेन ने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। राजा तारकेश्वर ने फिर पूछा, यह महान पद तुम्हें इतनी सरलता से कैसे प्राप्त हो गया? तुमसे पहले यहाँ का राजा कौन था? इस समय वह कहाँ है? ये सभी स्वयं मैं आपको एकांत में सुनाऊंगा। कर्मचारियों को ये बातें मालूम नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, पिताजी, चित्रसेन ने गुप्त रूप में कहा। उस रात महाराज तारकेश्वर के सम्मान में दावतें और मनोरंजन के कार्यक्रमों का भारी आयोजन हुआ। उन कार्यक्रमों में राजकर्मचारी, अधिकारगण तथा आदिवासी जातियों के सरदारों ने भी भाग लिया।
जब प्रजा के लोगों को यह बात विदित हुई कि उनके राजा चित्रसेन धवलगिरी के राजा तारकेश्वर के पुत्र है, तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही और उन्होंने अपार हर्ष मनाया। दावत का मनोरंजन का कार्यक्रम समाप्त होते ही चित्रसेन ने एकांत में अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। सिंहों को देख उसका घोड़ा किस तरह भड़क कर जंगल में भाग गया था, सिद्ध से हुई भेंट और राक्षस उग्राक्ष को दिया गया वचन इत्यादि का चित्रसेन ने हर घटना का सविस्तार वर्णन किया। बेटा, और तो सब ठीक है, लेकिन तुमने राक्षस को जो वचन दिया उसका पालन कैसे करोगे? एक क्षत्रिय, वह भी राजा, उसके द्वारा अपनी प्रथम संतान को इस प्रकार एक राक्षस के हाथ सौंप देने मेरे ख्याल से धर्मसम्मत कार्य नहीं है। तारकेश्वर ने कुछ चिंता प्रकट करते हुए कहा, पिताजी, अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। यह समस्या तो तभी पैदा होगी जब विवाह संपन्न होने के उपरांत मेरी प्रथम संतान पुत्र होगा, और वही तब जब वह जिंदा रहकर 18 वर्ष का हो जाएगा। उस वक्त किसी मंत्र तंत्र के बल से इस खतरे से बचा भी जा सकता है। मेरे विचार से अभी से चिंता करना अनावश्यक है। समय बड़ा शक्तिशाली होता है, ना मालूम भविष्य में क्या छिपा हुआ है। तब तक वह राक्षस जिंदा होगा यह भी कहा नहीं जा सकता है ना? चित्रसेन ने लापरवाही दिखाते हुए कहा। तारकेश्वर को इस चिंता के प्रसंग में अपने बेटे का रुख अच्छा प्रतीत नहीं हुआ। उग्राक्ष का संहार करना या अपनी बात को पलट देना इतना आसान काम नहीं था। फिर भी वे चुप रहे और पुत्र से दूसरी बात करने लगे। अंत में उन्होंने कहा, सुनो बेटा, तुम्हारा राज्य धवलगिरी राज्य की सीमा पर है। अगर कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे इसकी सूचना देना।